शुरुआत आप करेंगे। जी। Namaste all. Today is World Hepatitis Day and we'll have talk by our liver team and हमारे साथ में हैं आज डॉक्टर श्रवण बोहरा, लीवर स्पेशलिस्ट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल, अहमदाबाद। तो सर आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है, तो सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेट क्यों किया जाता है। देखिए, जो ये हेपेटाइटिस नाम की बीमारी है, जिसका सीधा मतलब होता है लीवर के अंदर सूजन, तो यह बीमारी एक साइलेंट किलर की तरह है। यानी कि हेपेटाइटिस के जो अलग अलग तरह के वायरस होते हैं, उसमें खास करके जो बी और सी तरह के वायरस होते हैं, तो उससे होने वाली बीमारी एक मरीज़ को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है और समय के साथ उसका लीवर खराब हो जाता है। और आप सबको जान के आश्चर्य होगा कि हेपेटाइटिस की वजह से दुनिया में करीब 10 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है, जो कि एक बहुत ही चिंता का विषय है। और आपको ये भी जान के आश्चर्य होगा कि एड्स की तुलना में भी हेपेटाइटिस से मरने वालों की संख्या ज़्यादा है। तो बेसिकली अपने समाज में जागृति पैदा करने के लिए, यानी कि टू रेज अवेयरनेस के लिए, ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पूरी दुनिया में 28 जुलाई को मनाया जाता है। जी। सर कौन से वो कॉमन वायरस होते हैं जिनकी वजह से हेपेटाइटिस किसी भी इंसान को हो सकता है। हेपेटाइटिस के जो मुख्य वायरस है वो हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ए से लेकर के ई 5 तरह के वायरस होते हैं, जिसकी वजह से लिवर में सूजन आती है और उसकी वजह से व्यक्ति बीमार हो जाता है और फिर उसके शरीर में आगे जाकर के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। और अब मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना की वजह से भी लिवर में सूजन आती है, तो अब इस हेपेटाइटिस की लिस्ट में कोरोना हेपेटाइटिस भी जोड़ी जा सकती है। जी सर। सर हेपेटाइटिस ए और ई बाकी के वायरसेस से कैसे अलग हैं? व्हाट इज स्पेशल अबाउट ए एंड ई? हाँ, तो हेपेटाइटिस ए और ई जो वायरस है, उसका जो संक्रमण है वो खान पान के जरिए होता है। यानी कि कोई दूषित पानी है, दूषित खाना है, तो वो अगर आपके पेट में चला जाए खान पान के साथ में, तो आपको हेपेटाइटिस ए और ई का संक्रमण होता है। और जो आम भाषा में कहा जाता है कि इसको पीलिया हो गया, तो ये पीलिया होने का जो सबसे प्रमुख कारण हमारे देश में है वो है हेपेटाइटिस ए और ई। हेपेटाइटिस ए बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है और हेपेटाइटिस ई एडल्ट में ज़्यादा देखा जाता है, जिससे ये पीलिया नाम की बीमारी होती है और इसका संक्रमण खान पान के जरिए होता है। और इससे होने वाली जो बीमारी होती है वो 1 वीक तक रहती है, कभी कभी 2-3 वीक तक भी रह सकती है और ज़्यादातर रोगी स्वतः ही ठीक हो जाते हैं, इनको ज़्यादा इलाज की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुछ रोगी, 1 से 2% रोगी ऐसे होते हैं जो हेपेटाइटिस ए के संक्रमण के बाद में बेहद गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं और उसमें लीवर फेलियर नाम की एक खतरनाक बीमारी होती है जो कि जानलेवा है। जी सर। सर जो हेपेटाइटिस बी जिसके बारे में हम काफ़ी सुनते हैं, आप उसके बारे में कुछ बताएंगे कि हेपेटाइटिस बी क्या होता है? हेपेटाइटिस बी एक वायरस का संक्रमण है, लेकिन यह एक क्रॉनिक तरह का संक्रमण है। क्रॉनिक का मतलब ये है कि इससे बीमारी होती है, बाद में ये वायरस इंसान के शरीर में जाके बेसिकली लीवर में अपना घर बना लेता है और ये बरसों तक वहाँ रहता है और फिर धीरे धीरे इंसान का लीवर खराब होता चला जाता है। तो यानी कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी 5 साल, 10 साल, 15 साल तक मरीज़ के शरीर में ये वायरस रहता है और रोगी को बिल्कुल मालूम नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये बेहद खतरनाक समझा जाता है और इसमें आगे जाकर के लीवर हमेशा के लिए ख़राब हो जाता है। और हेपेटाइटिस बी का जो संक्रमण है वो मेनली जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट्स है, जैसे ब्लड है, प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स है, या घर में किसी को अगर हेपेटाइटिस बी है तो सलाइवा के जरिए भी परिवार के दूसरे सदस्यों को हेपेटाइटिस बी होने की संभावना रहती है। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हस्बैंड से वाइफ के अंदर भी हो सकता है। और अगर जो अस्पताल में या डेंटल हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं उनको अगर बहुत अच्छी तरह से साफ़ नहीं किया जाए तो इसके जरिए भी हेपेटाइटिस बी का संक्रमण हो सकता है। जी। सर हेपेटाइटिस सी के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस सी क्या होता है? हेपेटाइटिस सी भी एक क्रॉनिक वायरस का संक्रमण है।
यानी कि हेपेटाइटिस सी की बीमारी भी रोगी के शरीर में बरसों तक बिल्कुल शांत अवस्था में रहती है और बाद में जाके लीवर खराब हो जाता है, जिसको सिरोसिस नाम की बीमारी बोलते हैं, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। हेपेटाइटिस सी के संक्रमण में भी ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट सबसे प्रमुख है। तो जो अस्पताल में प्लाज्मा, ब्लड, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किए जाते हैं, वो अगर बहुत स्ट्रिक्ट प्रिकॉशन के साथ अगर उनकी जांच नहीं की जाए तो उसके जरिए संक्रमण हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने पहले बताया, डेंटल इक्विपमेंट है, हॉस्पिटल इक्विपमेंट, अगर वो बहुत अच्छी तरह से स्टरलाइज नहीं किए जाए तो हो सकता है। हीमोडायलिसिस करवाने वाले रोगियों में हेपेटाइटिस सी के संक्रमण की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके अलावा सड़क पे जो लोग अपना टैटू बनाते हैं या जो ईयर पियर्सिंग करवाते हैं, कान में छेद करवाते हैं, उसमें भी अगर वो जो सुइयाँ काम में ली जाती है वो अगर ठीक से साफ़ नहीं की जाए या स्टेराइल नहीं हो तो उसके जरिए भी हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है। बहुत रेयरली माँ से बच्चे में हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है और बहुत रेयरली हस्बैंड से वाइफ में या वाइफ से हस्बैंड में भी हेपेटाइटिस सी का संक्रमण हो सकता है। जी सर, यदि अगर किसी मरीज़ को हेपेटाइटिस है तो उस बीमारी को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है? जो हेपेटाइटिस की वजह से जो मेन लक्षण होते हैं वो भूख कम लगना, पेट में हल्का सा दर्द होना, हल्का सा बुखार आना, वज़न कम हो जाना, जी मिचलाना, उल्टी होना, ये सब हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं। तो अगर किसी को ऐसे लक्षण है और ख़ास करके अगर उनका पेशाब पीला हो गया या आंखें पीली हो गई है तो यानी कि उनको पीलिया नाम की बीमारी हो गई जिसको जॉन्डिस बोलते हैं। तो ये हेपेटाइटिस की शुरुआत मानी जाती है। और इसको कंफर्म करने के लिए कि ये कौन सी हेपेटाइटिस है, इसमें ब्लड की अलग अलग जांचें होती हैं। हेपेटाइटिस ए की जांच अलग है, ए, बी, सी और ई, ये चारों, और डी भी अलग अलग वायरस के ब्लड की जांचें होती है। तो इस ब्लड की जांच से मालूम पड़ेगा कि इंसान को कौन से तरह के वायरस का संक्रमण है, यानी कि स्पेशल ब्लड टेस्ट होते हैं। जी सर, जैसे अभी आपने बताया कि हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी जो कि हानिकारक हो सकता है, तो इसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होते हैं इनके लिए? हाँ, हेपेटाइटिस बी में ज़्यादातर रोगियों को दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और वो समय के साथ खुद ही ठीक हो जाती है। खाली मरीज़ की हम जांच करके देखते रहते हैं कि कहीं ये वायरस वापस एक्टिव तो नहीं हो रहा है। और अगर हेपेटाइटिस बी की वजह से किसी के लीवर में लगातार सूजन हो रही है तो हम उसका ब्लड का रिपोर्ट निकाल के देखते हैं कि उसके ब्लड में हेपेटाइटिस बी वायरस के काउंट कितने हैं, और उससे हमें मालूम पड़ता है कि उसको इलाज की ज़रूरत है या नहीं। और जिन लोगों को इलाज की ज़रूरत होती है उनके लिए एक दवाई हम लोग यूज़ करते हैं जिसमें एंटाकाविर है, टिनोफोविर है और टैफ नाम की एक दवाई है जो कि एक नई दवाई है। ये तीनों दवाइयाँ हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण के लिए बहुत प्रभावी है। और इसी तरह से हेपेटाइटिस सी के इलाज की दवाइयाँ भी अब उपलब्ध है जो कि बेहद प्रभावी है। जिन लोगों को हेपेटाइटिस सी की वजह से क्रॉनिक हेपेटाइटिस हो गई है, यानी कि लंबे समय से जिनके लिवर में सूजन है, तो उसकी ब्लड की रिपोर्ट से हम कंफर्म करते हैं कि उनके वायरस का काउंट कितना है। और जिन लोगों का वायरस का काउंट हाई होता है उनको हम दवाइयाँ देते हैं। हेपेटाइटिस सी के लिए गोलियाँ यानी कि टैबलेट उपलब्ध है जिसमें सोफोस्पोविर है, डेक्लाटास्विर है, लेडीपास्विर है, वेल्पाटास्विर है। ये 4 दवाइयाँ बेहद प्रभावी है और इन दवाइयों के 3 से 6 महीने के कोर्स लेने से हेपेटाइटिस सी वायरस को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है। इसके इलाज की सक्सेस रेट मोर देन 95% है। जी सर। सर, जो हेपेटाइटिस के पेशेंट्स होते हैं उन्हें हम क्या डाइटरी एडवाइस फॉलो कर सकते हैं? जनरली कोई भी हेपेटाइटिस में हम ये एडवाइस देते हैं कि एक तो चर्बी वाली चीज़ों का सेवन कम करना चाहिए, यानी कि घी तेल है उसका सेवन कम से कम करना चाहिए। तली हुई चीज़ें जैसे पूड़ी, पराठा, नमकीन, भुजिया, ऐसी वस्तुएं नहीं खानी चाहिए। और बाकी हल्का खाना लिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ नहीं खानी है। मरीज़ को थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 4-5 बार लेना चाहिए बजाय कि एक बार पेट भर के खाने से। फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। दूध और दही लेने में कोई मनाही नहीं है। समाज के अंदर ये गलत धारणा है कि पीलिया के मरीज़ को दूध नहीं देना चाहिए, बिल्कुल गलत धारणा है। पीलिया के मरीज़ को दूध ज़रूर देना चाहिए। मे बी उसमें से आप मलाई हटा सकते हैं। और बाकी दालें, खिचड़ी, दाल चावल, दलिया और इवन रोटी भी खाई जा सकती है, लेकिन खाली घी तेल का सेवन कम करना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ खाने से मरीज़ का जी मिचलाता है या उल्टी होने जैसा होता है वो चीज़ कम खानी चाहिए। जी सर, हेपेटाइटिस क्या एक इंसान की जान ले सकता है क्या ना? हेपेटाइटिस किल अ पर्सन। एक्यूट लिवर फेलियर सर क्या होता है, आप एक्सप्लेन करेंगे? हाँ, हेपेटाइटिस
जैसा मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर रोगी तो खुद ही ठीक हो जाता है 1 या 2 वीक के अंदर, लेकिन कुछ रोगियों में जिसमें हेपेटाइटिस ए और ई में करीब हेपेटाइटिस ए और ई में 1 से 2% और हेपेटाइटिस बी में 2 से 3% रोगियों को लिवर फेलियर नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें मरीज़ बहुत तेज़ी से बुरी तरह से बीमार हो जाता है और उसकी आंखें पीली हो जाती है, उसका बीपी कम हो सकता है, उसका पेशाब आना कम हो सकता है, उसको बेहोशी हो सकती है, उसका एबनॉर्मल बिहेवियर हो सकता है, उसको तान आ सकती है। तो ये सब लीवर फेलियर के लक्षण हैं। तो ऐसी हालत के अंदर मरीज़ के जान का खतरा रहता है, क्योंकि ये मरीज़ कुछ ही दिनों के अंदर या 1 से 2 वीक के अंदर बहुत सीरियस हो जाता है। ऐसे रोगी को आईसीयू में भर्ती करना पड़ता है, कभी कभी उनको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ सकती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है। और ये सब करने के बाद भी लीवर फेलियर की वजह से करीब 2/3 रोगी मौत के शिकार हो जाते हैं, यानी कि देयर इज़ ए हाई पॉसिबिलिटी ऑफ डेथ बिकॉज ऑफ लीवर फेलियर। और ये एक खतरनाक बीमारी है और ऐसी हालत में भी कभी कभी लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। हेपेटाइटिस जो सर है बीमारी, क्या उससे हम बचाव मुमकिन है, उससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं? हाँ, ज़रूर कर सकते हैं। हेपेटाइटिस जो है वायरस, उसमें हेपेटाइटिस ए का टीका उपलब्ध है और बी का टीका उपलब्ध है। तो अगर इसका टीका टाइम पे ले लिया जाए तो इससे बचाव किया जा सकता है। हेपेटाइटिस सी और ई का भी कोई टीका उपलब्ध नहीं है। हेपेटाइटिस बी के लिए मैं खास कहना चाहूँगा कि इस वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर ये WHO की थीम है कि हम माँ से बच्चे के अंदर हेपेटाइटिस बी के संक्रमण को कैसे रोकें। ये रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अपन ने ये लक्ष्य हासिल कर लिया तो समाज के अंदर हेपेटाइटिस बी की संक्रामक शक्ति बहुत कम हो जाएगी। और ऐसा करने से हेपेटाइटिस बी को दुनिया से इरेडिकेट भी किया जा सकता है। तो माँ से बच्चे में संक्रमण के लिए एक तो ये कि माँ का प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड टेस्ट करके देखा जाए कि माँ को हेपेटाइटिस बी तो नहीं है, और अगर है तो बच्चों को होते ही तुरंत उसको हेपेटाइटिस बी का टीका लगाया जाए ताकि माँ से बच्चे में संक्रमण नहीं हो। और अगर माँ संक्रमित नहीं है तो भी हर बच्चे का ये हक बनता है कि जन्म के बाद तुरंत उसको हेपेटाइटिस बी का टीका दिया जाए और उसके बाद में 2 डोज और दी जाए, ताकि उसको हेपेटाइटिस बी से हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये करना हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और मैं आपको ये जानकर के खुशी होगी कि WHO ने 2030 तक दुनिया से हेपेटाइटिस वायरस को हमेशा से मिटाने का एक सपना संजोया है। और वो सब हमारे लिए, उस सबको आगे बढ़ाने के लिए हम सबको मिलकर के, सरकार को मिलकर के काम करना चाहिए, ताकि हेपेटाइटिस बी और सी वायरस को दुनिया से इरेडिकेट किया जा सकता है, जो कि एक जानलेवा बीमारी है। जी सर। सर लिवर सिरोसिस करके एक जो टर्म हम सुनते हैं, आप उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या होता है वो? हाँ, हेपेटाइटिस बी और सी की बीमारी का अगर समय पे डायग्नोसिस नहीं हो और ये वायरस आपके लीवर में 10-15 साल तक अगर रहता है तो धीरे धीरे लीवर की सेल्स के अंदर वो परमानेंट डैमेज पैदा करता है। और उसके बाद में जो अच्छा खासा मजबूत लीवर होता है वो सिकुड़ के छोटा हो जाता है, उसके ऊपर गुमड़े हो जाते हैं और लीवर की जो कार्य प्रणाली है बुरी तरह से शिथिल हो जाती है, जिसको हम लिवर सिरोसिस बोलते हैं। और उसका डायग्नोसिस वैसे तो लीवर बायोप्सी से होता है, पर ब्लड की जांचें और सोनोग्राफी आदि से भी लिवर सिरोसिस का करीब करीब डायग्नोसिस किया जा सकता है। लिवर सिरोसिस एक लाइलाज सी बीमारी है और लिवर सिरोसिस होने के बाद में मरीज़ की क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम ख़राब हो जाती है और उसको करीब करीब जीवन भर डॉक्टर से और अस्पताल से संपर्क बनाए रखना पड़ता है अपनी जान बचाने के लिए। उसके ऊपर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। बिल्कुल सर। सर लिवर कैंसर जो होता है, क्या हेपेटाइटिस की वजह से कभी लिवर कैंसर हो सकता है किसी पेशेंट को? हाँ, जिन लोगों को लिवर में सिरोसिस होता है तो सिरोसिस के बाद में आगे जाकर के जो उसके डैमेज की स्टेट है वो है हिपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, जो लिवर का कैंसर। तो कुछ लोगों में सिरोसिस के बाद में हर साल कैंसर होने की संभावना बढ़ती चली जाती है। तो इसलिए ऐसे रोगियों को हर 6 महीने में अपनी अल्ट्रासाउंड करा के देखना चाहिए कि सिरोसिस की वजह से उनके लिवर के अंदर कैंसर तो डेवलप नहीं हो रहा है। सर अभी जैसा हम सब जानते हैं जो कोविड-19 हमारा वर्ल्ड पेंडेमिक चल रहा है, सो विल वांट टू आस्क कि कोरोना वायरस जो है वो हेपेटाइटिस का रीज़न बन सकता है? हाँ, यस। कोरोना वायरस के जो रोगी जो पर्टिकुलरली जो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं उसमें से 50% रोगियों के लीवर में सूजन पाई गई है। और जो लोग आईसीयू में चले गए, जिनको सीवियर
कोविड का इन्फेक्शन हुआ है उन रोगियों में मल्टी ऑर्गन फेलियर भी देखा गया है और उन लोगों में लिवर फेलियर भी होता है उसके साथ में। तो यस, कोविड की वजह से भी लिवर में सूजन होती है जिसको कोविड हेपेटाइटिस बोल सकते हैं। और जिन लोगों को लिवर सिरोसिस है उनको भी बच के रहना चाहिए, क्योंकि लिवर सिरोसिस के रोगियों को कोविड के वायरस होने की संभावना भी ज़्यादा रहती है और कोविड से होने वाले लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन की संभावना भी ज़्यादा रहती है। जी, जैसे कि आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और इस बार का जो सर हमारा थीम है दैट इज़ हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर with a strong focus of preventing hepatitis B among mother and newborn baby। तो सर आप हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस बार के हमारे हेपेटाइटिस डे पर? यस, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मतलब ये बेहद दुख की बात है कि हेपेटाइटिस एक प्रिवेंटेबल डिजीज है, ये नहीं कि इसको रोका जा सकता है। तो उसको रोकने के लिए क्या करना होगा? सी का तो अभी वैक्सीन बना नहीं है, पर बी के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया, हर माँ का प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी का चेकअप होना चाहिए। बच्चे को होते ही तुरंत वैक्सीन लगाना चाहिए और बच्चे का पूरा वैक्सीनेशन करना चाहिए, ये बच्चे का हक बनता है। और अगर माँ का हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है तो बच्चा संक्रमित हुआ या नहीं हुआ ये भी कंफर्म करना चाहिए। तो ये सब करने से बेसिकली हर एक बच्चे का वैक्सीनेशन करना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा करने से हेपेटाइटिस बी को दुनिया से इरेडिकेट किया जा सकता है। थैंक यू सर, आज आपने हमें इतनी जानकारी दी हेपेटाइटिस के बारे में, तो हम सब आपको थैंक यू बोलना चाहेंगे इस जानकारी के लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अवसर देने के लिए। थैंक यू। थैंक्स टू द लिसनर्स। थैंक यू सर। और इसी के साथ में हम वेलकम करेंगे हमारी लीवर टीम के सीनियर डॉक्टर चिराग देसाई सर, प्रोग्राम डायरेक्टर एंड चीफ कंसल्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। नमस्ते सर। नमस्कार। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं और जैसे डॉक्टर बोहरा ने बताया, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो वैक्सीनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हेपेटाइटिस के बारे में जानकारी और अवेयरनेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वी शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट एंड फॉलोइंग द बेसिक रूल्स। बिल्कुल सर। सर तो जैसे हेपेटाइटिस के बारे में सर ने भी हमें बताया, आपने भी हमें बताया, तो हेपेटाइटिस के प्रिवेंशंस क्या होते हैं? जैसे एक तो है कि वैक्सीनेशन, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशंस है, लेकिन सी और ई के वैक्सीनेशन नहीं है, फिर भी उसको रोका जा सकता है। तो जैसे डॉक्टर बोहरा ने बताया, ए और ई खाने पीने के माध्यम से फैलते हैं, जो कि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी है वो कॉन्टामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स, कॉन्टामिनेटेड नीडल्स फ्रॉम द बार्बर शॉप, ऐसी जगह से या तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड फैल सकते हैं। तो अच्छे व्यवहार से और कुछ चीज़ जो नहीं करनी चाहिए वो अवॉइड करने से उसको रोका जा सकता है। सर्जरी के टाइम पे हम लोग हर व्यक्ति का टेस्ट करते हैं ऑपरेशन के पहले, ये जानने के लिए कि उसमें साइलेंट हेपेटाइटिस बी या सी का इन्फेक्शन है कि नहीं है। और सर्जिकल प्रैक्टिस इस तरह की होती है कि हम यूनिवर्सल प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं कि हर पेशेंट के बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स है, लिनन है और पूरे ऑपरेशन थिएटर का जो क्लीनिंग है, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल्स है, वो इस तरह के होते हैं कि ताकि एक पेशेंट का संक्रमण दूसरे पेशेंट में नहीं जाए। सिमिलरली वार्ड्स में भी जो नर्सिस की और डॉक्टर्स की जो टीम है वो उसी सब चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखती है और इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोकने के लिए पूरे परामर्श और ऐसे अवेयरनेस टॉक्स के जरिए जन जागृति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि पेशेंट और रिलेटिव्स वो सब भी इसके बारे में वाकिफ रह सकें। जी सर। सर वी वुड लाइक टू नो अबाउट द सर्जरी इन प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस। अभी हेपेटाइटिस बी और सी इतना अनकॉमन नहीं है और कई बार वो जब प्रेजेंट होते हैं तो इम्प्लीकेशंस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो जब ऐसे किसी व्यक्ति जिसको हेपेटाइटिस बी या सी है और उनको कोई
सर्जरी करवाना पड़ता है, या तो कोई पेट का सर्जरी है, या तो फिर कोई दांत का प्रोसीजर है, या तो कोई ऑर्थोपेडिक प्रोसीजर है या कार्डियक प्रोसीजर, कोई भी लीवर के जो संबंधित नहीं है वैसी किसी सर्जरी को अगर कराना पड़ता है तो उसके इम्प्लीकेशंस काफ़ी है। तो पहले तो उस पेशेंट के पूरी जांच होती है, उनका लीवर का कंडीशन अच्छा है कि नहीं है देखते हैं। जब लीवर अफेक्ट होता है हेपेटाइटिस बी या सी से, तो उनकी कंडीशन ए, बी और सी में उनको कैटेगराइज किया जाता है। तो जो पेशेंट चाइल्ड्स ए है, एक जो या तो फर्स्ट स्टेज वाले पेशेंट्स हैं, उनमें कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा रिस्क नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन के साथ उन पर अगर सर्जरी की जाती है उनका रिकवरी अच्छा होता है। जो चाइल्ड सी है, जो काफ़ी एडवांस स्टेज वाले लीवर के डिजीज़ वाले पेशेंट हैं, तो उनमें कॉम्प्लिकेशंस की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो या तो सर्जरी अवॉइड किया जाता है, अगर सर्जरी किया जाता है तो रिलेटिव्स को और पेशेंट को समझाया जाता है कि इसमें एक्स्ट्रा रिस्क है तो ध्यान रखना पड़ेगा। और चाइल्ड्स बी है जो इन बिटवीन स्टेज है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी पड़ती है, पेशेंट को कुछ दिन हॉस्पिटल में रख के पहले उनकी तबीयत को तैयार करना पड़ता है और फिर उन पे ऑपरेशन होता है। तो ये सब जो प्रिकॉशंस है, जो इन्वेस्टिगेशंस है, अवेयरनेस है, और उसके बारे में पेशेंट के बारे में जो काउंसलिंग, थोड़ा उसका वजह से थोड़ा कॉस्ट भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन सेफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन थिएटर में जब ये पेशेंट्स आते हैं तो उनका ऑपरेशन दिन में लास्ट होता है कि ताकि उनके बाद ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन थिएटर को ज़्यादा घंटों तक अच्छे से क्लीन किया जा सके। हालांकि उनका ऑपरेशन जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन फिर उसके बाद तुरंत दूसरे ऑपरेशन के लिए उस ऑपरेशन थिएटर को अगर यूज़ करना पड़ता है तो कुछ घंटे का गैप रखना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्पोजेबल लिनन्स, डबल ऑटोक्लेविंग, या तो एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट ऑफ सब जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो सब भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि एक पेशेंट का इन्फेक्शन दूसरे नेक्स्ट प्रोसीजर वाले पेशेंट को नहीं जाए। और वो ये हॉस्पिटल की और डॉक्टर्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि ये एक्स्ट्रा रिस्क जो नेक्स्ट पेशेंट को है वो नहीं हो। सर, लिवर ट्रांसप्लांट जो होता है हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। तो जब भी लीवर पे इस हेपेटाइटिस का इफ़ेक्ट होता है तो ज़्यादातर पेशेंट तो अच्छे हो जाते हैं, लेकिन दो तरह का सिचुएशन होता है जब लीवर फेल हो जाता है। फिर उस लीवर के साथ दर्दी का लंबे समय तक अच्छे से जीवन व्यतीत करना संभव नहीं है। तो हेपेटाइटिस ए, बी और ई, इन तीन केसेस में एक्यूट हेपेटाइटिस हो सकता है और कुछ शॉर्ट टाइम में लीवर एकदम से ख़राब हो जाता है। तो हेपेटाइटिस ए और ई में ये 1 या 2% में होता है, हेपेटाइटिस बी में 2 या 3% में होता है। लेकिन इन पेशेंट्स को अगर लीवर में रिकवरी नहीं दिखती है तो इमरजेंसी में उनका लीवर ट्रांसप्लांट करके लीवर बदलना पड़ता है, ताकि नया लीवर अच्छे से काम करे और वो पेशेंट को अच्छा लंबा जीवन हम दे सके। हेपेटाइटिस बी और सी लीवर पे लंबे समय तक अगर इफ़ेक्ट करते हैं तो सिरोसिस डेवलप होता है, और जब सिरोसिस हो जाता है तो उसका काम धीरे धीरे कम होता है। और जब वो चाइल्ड सी या तो लास्ट स्टेज वाला लीवर फेलियर का स्टेज आ जाता है तो उस पुराने ख़राब लीवर को निकाल के नया लीवर डालना पड़ता है, जिसको लीवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। जी सर, यदि अगर किसी पेशेंट का लिवर ट्रांसप्लांट हो चुका होता है तो व्हाट इज़ रिकरेंस ऑफ हेपेटाइटिस आफ्टर लिवर ट्रांसप्लांट? तो जब भी हेपेटाइटिस बी या हेपेटाइटिस सी की वजह से लीवर डैमेज हुआ है तो वो वायरस तो ऑलरेडी बॉडी में है। तो लीवर जब संक्रमण की वजह से, सिरोटिक की वजह से ख़राब होता है और उस लीवर को बदला जाता है, तो जो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट वायरस है उसकी वजह से लीवर को फिर से नए लीवर को भी रिस्क होता है। और उसको बचाने के लिए ऑपरेशन के बाद हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट में कुछ पैरामीटर्स पे ध्यान रख के नए लीवर पे इसकी संक्रमण फिर से होने की संभावना को नापा जाता है, और जब ज़रूर पड़े तब एक्स्ट्रा कुछ ट्रीटमेंट दे के नए लीवर को प्रोटेक्ट किया जाता है। दूसरा एक कंडीशन है जो इम्पॉर्टेंट है सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के पेशेंट्स हैं उनमें लीवर के कैंसर, जो प्राइमरी लीवर का कैंसर जो है उसको होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा कहते हैं। तो उसकी वजह से लीवर के सिरोटिक के पेशेंट्स को या तो ट्रांसप्लांट के बाद भी इनका जो रेगुलर चेकिंग बहुत ज़रूरी है। जो पेशेंट्स लीवर ट्रांसप्लांट वेटिंग लिस्ट में उनका भी हर थोड़े टाइम पे
टेस्ट होता रहता है। अगर लीवर के अंदर ट्यूमर डेवलप होता है तो वो कुछ ब्लड टेस्ट या तो सीटी स्कैन से पता चलता है। अगर ऐसा होता है तो पूरा स्ट्रेटेजी चेंज होता है। अगर लीवर के अंदर जो कैंसर है वो अर्ली स्टेज में है तो उसको सीधा ट्रांसप्लांट के साथ लीवर जब निकाला जाएगा तो वो सब चेंज हो सकेंगे। लेकिन अगर कैंसर की मात्रा ज़्यादा है तो उसके पहले ट्रीटमेंट करना पड़ता है, ट्यूमर का साइज़ थोड़ा श्रिंक करना पड़ता है। जब वो ट्यूमर थोड़ा कंट्रोल में आता है और जब पता चलता है कि नहीं लीवर के बाहर और कहीं पे ट्यूमर नहीं स्प्रेड हुआ है तो फिर ट्रांसप्लांट किया जाता है कि ताकि ख़राब लीवर और उसके अंदर का कैंसर सब एक साथ ट्रीट हो जाए। और जब नया लीवर रखा जाता है तो फिर उसके अंदर फिर से कैंसर होने की संभावना कम होती है। तो सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का इम्प्लीकेशन प्रिवेंशन में है। एक पेशेंट में से दूसरे पेशेंट में नहीं जाने के लिए जो हम एफर्ट्स करते हैं उसके मुताबिक है। कैंसर के ट्यूमर, लीवर के ट्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका इम्प्लीकेशंस है। ट्रांसप्लांट की ज़रूरत और ट्रांसप्लांट के बाद हेपेटाइटिस का रिकरेंस प्रिवेंट करना, तो ये सब एस्पेक्ट्स है जो सर्जन स्पेसिफिक है। सो बेसिकली हेपेटाइटिस मेडिकल डिजीज़ है जो डॉक्टर बोरा और उनकी टीम उसको हैंडल करते हैं। लेकिन जब स्पेसिफिक सिचुएशंस में ज़रूरत पड़ती है तो सर्जन्स का रोल आता है। और ट्रांसप्लांट और इफ़ेक्टिव मेडिकल टीम की वजह से ये सब पेशेंट्स को अच्छे से हम ट्रीट कर सकते हैं। जो रोग पहले असाध्य माने जाते थे वो आज के ज़माने में काफ़ी ट्रीटेबल है और उसकी वजह से पेशेंट्स को हम काफ़ी सालों का प्रोडक्टिव जीवन दे सकते हैं। तो ये सब अवेयरनेस हमें आशा है आप सबको काम में आएगी और उससे आने वाले समय में आप सब उसके बारे में अवेयर रह के खुद के और खुद के फैमिली को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकोगे। जी सर, जैसा कि हमने अभी बताया कि हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर हमारा थीम है इस बार का, तो हम चाहते हैं कि आप एक मैसेज दें हमारे सारे व्यूअर्स को फॉर दिस। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, सो दैट स्टैंड्स ट्रू हियर ऑल्सो। तो वैक्सीन जिसने ले लिया है उन्हें अपना ब्लड टेस्ट करा के टाइटर एंटीबॉडी का इनफ है कि नहीं वो चेक कराना चाहिए, कि ताकि वो ऐसी भ्रमणा में नहीं रहे कि वो तो सुरक्षित है लेकिन उनका टाइटर कम है। तो ऐसे केस में उनको फिर से बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ सकती है। हेपेटाइटिस बी के केस में, हेपेटाइटिस ए के वैक्सीन को अगर नहीं लिया है तो वो भी लेना चाहिए। और आजकल तो चाइल्डहुड में मेजॉरिटी लोगों को हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन दिया ही गया होता है, लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन जिन्होंने पहले कभी नहीं लिया है तो उन्हें भी ये हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का 3 डोज का जो कोर्स होता है वो लेना चाहिए। आपको हर जगह पे जहाँ भी आप डेंटल या सर्जिकल ट्रीटमेंट कराने जाते हो तो आपको इंसिस्ट करना चाहिए कि सब स्टरीलाइज्ड इंस्ट्रूमेंट से ही आप पे प्रोसीजर हो। आपको उसके बारे में चेक करना चाहिए, आपको मेक श्योर करना चाहिए कि ग्लव्स पहने गए हैं। सिमिलरली आप जब बार्बर शॉप में जाते हो तो मेक श्योर कि जो रेज़र होता है या तो ब्लेड होता है वो चेंज हो जाए। सो ये सब जो छोटी छोटी अच्छी चीज़ें हैं उसको कॉन्स्टेंटली उसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। आप अगर जब बाहर खाना खाते हो तो मेक श्योर कि आप गर्म खाना खाओ, साफ़ सुथरी जगह पे खाना खाइए और हेपेटाइटिस ए और ई को बचाइए। और ये मेजर सिर्फ आपके लिए नहीं और आपके फैमिली और आपके आसपास के सभी लोगों को इसके बारे में आप जानकारी दीजिए। अगर कोई क्वेरी है तो आप हमारे डिपार्टमेंट को कभी भी संपर्क कर सकते हैं। और अगेन प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर एंड वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का जो थीम और जो मेन मोटिव है उसके लिए जो हमारा जो ऑनगोइंग एफर्ट्स है पब्लिक अवेयरनेस लेक्चर्स का, उसके भाग रूप आज हमने आपको हेपेटाइटिस और उसके संलग्न बाकी सब एस्पेक्ट्स पे जानकारी देने की कोशिश की है और हमें आशा है उससे आपको फ़ायदा होगा और सोसाइटी इन जनरल हेल्दी रहेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंडिंग टू दिस। थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। डॉक्टर चिराग देसाई सर एंड डॉक्टर श्रवण बोहरा सर दोनों ही हमारे अहमदाबाद हॉस्पिटल में अवेलेबल होते हैं। आप इस बारे में अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट आस्क अपोलो पे भी सर्च कर सकते हैं और आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7698815115 पे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।